राघव ने एक साहसी फैसला लिया और अपने फोटोनिक सूट की पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधे दुश्मन के मुख्य एयरशिप मेन शिप के डेक पर छलांग लगा दी। उसे लगा था कि वो अंदर घुसकर उनके कोर सिस्टम को तबाह कर देगा, लेकिन डार्क सिंडिकेट उससे 2 कदम आगे निकला। अध्याय जाल में फंसा शेर। अंधेरे का हमला। जैसे ही राघव एयरशिप के अंदर पहुंचा, चारों तरफ से एंटी मैटर जाल बिछा दिया गया। सिंडिकेट के पास ऐसी तकनीक थी जिसने राघव के फोटोनिक सूट की ऊर्जा को सोख लिया। राघव ने बहादुरी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन दर्जनों सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। एजेंट जीरो ने एक इलेक्ट्रिक रॉड से राघव पर वार किया और राघव बेहोश हो गया। जब राघव की आंख खुली तो उसने खुद को एक लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ पाया। वो दुश्मन के मुख्य बेस की ओर ले जाया जा रहा था। यश और वीरेंद्र की बेबसी। आइलैंड पर मौजूद यश और वीरेंद्र ने जब देखा कि राघव का सिग्नल गायब हो गया है और दुश्मन का जहाज उसे लेकर उड़ रहा है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यश चिल्लाया, भाई को वे ले गए। तरुण, पीछा करो उनका। लेकिन तरुण ने सिर झुका लिया। तारांकन यश, उनके जहाज में ऐसी कोटिंग है कि हमारे ड्रोन्स उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने भाई को बंदी बना लिया है। विजय का असली चेहरा। उधर दुश्मन के जहाज के अंधेरे कमरे में राघव के सामने एक साया आया। जब रोशनी हुई तो राघव के होश उड़ गए। एजेंट जीरो के पीछे से जो आदमी निकलकर आया वो विजय था। विजय, जिसे राघव ने आइलैंड पर प्रायश्चित करने के लिए छोड़ा था, दरअसल अभी भी डार्क सिंडिकेट के साथ मिला हुआ था। उसने आइलैंड पर अपनी बेबसी का नाटक किया था ताकि वो अंदर की गुप्त जानकारी सिंडिकेट तक पहुंचा सके। विजय राघव के पास आया और बोला, राघव, तुमने क्या सोचा था? मैं हार मान लूंगा? ये आइलैंड, ये फोटोनिक ऊर्जा, ये सब अब डार्क सिंडिकेट का है। तुम्हें हम मारेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे उस नोमैड आइलैंड को राख होते हुए दिखाएंगे। कैद में राघव का संकल्प। राघव का शरीर जंजीरों में था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही आग थी। उसने खून थूकते हुए विजय की ओर देखा और कहा, तूने फिर से वही गलती की विजय। तूने शेर को पिंजरे में तो डाल दिया, लेकिन तुझे अंदाजा नहीं है कि पिंजरा टूटने पर क्या होगा। यश और वीरेंद्र तुझे छोड़ेंगे नहीं। विजय हंसा और राघव को उसी हाल में छोड़कर अपने आकाओं के पास चला गया। जहाज अब समंदर के ऊपर से उड़ते हुए सिंडिकेट के एक अज्ञात बर्फीले महाद्वीप सीक्रेट बेस की ओर बढ़ रहा था। नोमेड आइलैंड पर जवाबी तैयारी। इधर आइलैंड पर यश ने हार नहीं मानी थी। उसने वीरेंद्र से कहा, हमें भाई को बचाना होगा, भले ही पूरी दुनिया का समंदर छान मारना पड़े। तरुण, उन डीप स्पेस सैटेलाइट्स को ऑन करो, हमें उस जहाज की आखिरी लोकेशन चाहिए। कहानी का अगला रोमांचक मोड़। राघव अब दुश्मन की कैद में है और विजय ने फिर से गद्दारी की है। अध्याय वकील का संकल्प और राघव की तलाश। राघव के किडनैप होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जैसे ही ये खबर राघव के वकील लॉयर को मिली, जो न केवल राजवंशी साम्राज्य का कानूनी सलाहकार था, बल्कि रिश्ते में राघव का मामा भी लगता था, वो गुस्से और दुख से भर उठा। उसने तुरंत वीरेंद्र को फोन लगाया। वीरेंद्र ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से वकील की दहाड़ सुनाई दी। वीरेंद्र, ये सब क्या हो रहा है? मेरा भांजा, जिसे मैंने अपने हाथों में खिलाया है, वो उन भेड़ियों के बीच कैसे पहुंच गया? तुम लोग क्या कर रहे थे? कहाँ थी तुम्हारी वो रोबोटिक फौज और कहाँ थी तुम्हारी फोटोनिक सुरक्षा? वीरेंद्र की आवाज कांप रही थी। साहब, विजय की गद्दारी और सिंडिकेट की तकनीक। चुप रहो, वकील ने बीच में ही बात काट दी। मुझे बहाने नहीं चाहिए। राघव सिर्फ एक क्लाइंट या इस कंपनी का मालिक नहीं है, वो मेरा खून है। अगर उसे एक खरोंच भी आई तो मैं दुनिया के किसी कानून को नहीं मानूंगा। वकील का नया अवतार। वकील ने अपनी फाइलों को एक तरफ फेंका और कोर्ट रूम का चश्मा उतारकर अपनी मेज के नीचे से एक गुप्त सूटकेस निकाला। वो कोई साधारण वकील नहीं था, बल्कि एक समय में अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी का मुख्य रणनीतिकार रह चुका था। उसने वीरेंद्र से कहा, आज से इस मिशन की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तुम लोग सिर्फ मेरे आदेशों का पालन करोगे। मैं राघव को ढूंढकर निकालूंगा, चाहे मुझे पाताल ही क्यों न खोदना पड़े। विजय ने गद्दारी की है ना, अब उसे कानून नहीं बल्कि मेरा न्याय मिलेगा। तलाश शुरू। वकील ने तुरंत अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल किया। उसने डार्क सिंडिकेट के वित्तीय लेन देन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना शुरू किया। उसे पता चला कि सिंडिकेट के पास एक गुप्त समुद्री बेस है, जिसे दुनिया डेविल्स ट्रायंगल के नाम से जानती है। उसने यश और वीरेंद्र को निर्देश दिया, यश, उन सभी ड्रोन्स को एक्टिवेट करो जिनका सिग्नल मैंने तुम्हें भेजा है। वीरेंद्र, अपनी टीम को उस लोकेशन की ओर रवाना करो जो मैं अभी दे रहा हूं। मैं खुद फ्रंटलाइन पर आ रहा हूं। राघव की कैद में हलचल। उधर सिंडिकेट के गुप्त ठिकाने पर
राघव जंजीरों में बंधा था। विजय उसके सामने खड़ा उसे चिढ़ा रहा था। तभी राघव के सूट के एक कोने में एक छोटी सी नीली बत्ती जलने लगी। ये उसके मामा वकील द्वारा सेट किया गया एक इमरजेंसी ट्रैकर था, जिसे दुनिया का कोई भी जैमर नहीं रोक सकता था। राघव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने विजय की ओर देखकर कहा, विजय, अब तक तुम सिर्फ एक शेर से लड़ रहे थे। अब उस शिकारी से सामना होगा जिसने मुझे शिकार करना सिखाया है। मेरा मामा आ रहा है। विजय राघव की बात सुनते ही सन्नाटे में आ गया। उसे पता था कि राघव का मामा वकील कितना शातिर और खतरनाक इंसान है। विजय के चेहरे पर डर और बौखलाहट साफ दिखने लगी। अध्याय: विजय की क्रूरता और टूटता संपर्क। विजय दहाड़ते हुए चिल्लाया, इतने सालों बाद भी तुम उसी वकील के दम पर कूद रहे हो? अगर वो आ रहा है तो उसे यहां सिर्फ तुम्हारी लाश मिलेगी। ट्रैकर का अंत। विजय ने बिना वक्त गंवाए अपने गार्ड्स को इशारा किया। उन्होंने राघव को बेरहमी से कुर्सी से बांधा और उसके फोटोनिक सूट और कपड़ों को फाड़कर शरीर से अलग कर दिया। विजय की नजर उस छोटी सी नीली बत्ती पर पड़ी जो राघव की कलाई के पास एक सूक्ष्म पट्टी माइक्रोस्ट्रिप के रूप में चिपकी थी। विजय ने एक धारदार औजार से उस ट्रैकर को उखाड़ फेंका और उसे अपने जूतों तले कुचल दिया। उसने राघव के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा, अब बुला अपने मामा को। ये सिग्नल अब समंदर की राख बन चुका है। अब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें इस नर्क से बाहर नहीं निकाल सकती। वकील का सन्नाटा। उधर आइलैंड पर कमांड सेंटर में अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई। वकील मामा के हाथ में पकड़ा हुआ टैब जोर जोर से बीप करने लगा और फिर शांत हो गया। वकील की आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसने मुट्ठी भींची और वीरेंद्र से कहा, उन्होंने सिग्नल काट दिया है। विजय समझ गया कि हम उसे ट्रैक कर रहे हैं। उसने राघव के कपड़े और तकनीकी कवच सब छीन लिए होंगे। यश घबराकर बोला, अब क्या होगा सर? अब तो हमारे पास कोई लोकेशन भी नहीं है। वकील ने अपनी मेज पर रखे एक पुराने कागज को उठाया और शांत आवाज में बोला, विजय ने सिग्नल काटकर अपनी मौत की तारीख पक्की कर ली है। उसे लगता है कि राघव तकनीक की वजह से खतरनाक था। वो भूल गया कि राघव का दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार है। वीरेंद्र, अब हम तकनीक से नहीं बल्कि ओल्ड स्कूल तरीके से लड़ेंगे। विजय जहां भी छिपा है उसे वहां पहुंचने के लिए एक खास किस्म के फ्यूल ईंधन की जरूरत पड़ी होगी। पता लगाओ पिछले 2 घंटों में किस ब्लैक मार्केट सप्लायर ने हाई ग्रेड एंटी मैटर फ्यूल बेचा है। कैद में नंगा सच। दुश्मन के बेस पर राघव अब बिना किसी सुरक्षा कवच और बिना किसी तकनीक के अधनंगी हालत में लोहे की सलाखों के पीछे था। ठंड उसे तोड़ रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अब भी गणनाएं कैलकुलेशंस चल रही थी। विजय वहां से जाते हुए बोला, कल सुबह सूरज निकलने से पहले सिंडिकेट के लोग तुम्हारा दिमाग डाउनलोड करेंगे और तुम्हारी सारी यादें मिटा देंगे। गुड नाइट राघव। राघव ने अंधेरे में अपनी उंगलियों को दीवार पर रगड़ना शुरू किया। उसे तकनीक की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ एक मौका चाहिए था। अगला रोमांचक मोड़। वकील अब विजय के पुराने सप्लायर्स को टॉर्चर करके असली लोकेशन निकलवाने वाला है, जबकि राघव जेल के अंदर बिना किसी हथियार के अपनी रिहाई का रास्ता बनाने वाला है। क्या आप चाहते हैं? माफ करना, मैं कहानी के प्रवाह में बह गया था। चलिए इसे पूरी तरह हिंदी में और रोमांचक तरीके से आगे बढ़ाते हैं। अध्याय: बर्फीली घाटियों का शिकारी। राघव ने साबित कर दिया कि उसे राजवंशी साम्राज्य का वारिस क्यों कहा जाता है। भले ही उसके पास कोई तकनीक या कवच नहीं था, लेकिन उसका शातिर दिमाग ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। गार्ड्स के बीच दरार और राघव का दांव। जेल के अंदर राघव ने गौर किया कि पहरा दे रहे 2 गार्ड्स के बीच किसी बात को लेकर पहले से अनबन चल रही थी। राघव ने दीवार के पास जाकर एक गार्ड से फुसफुसाते हुए कहा, तेरा साथी कह रहा था कि विजय ने उसे सारा कमीशन दे दिया और तुझे सिर्फ धोखा मिला है। फिर दूसरे से वही बात पलट कर कह दी। दोनों गार्ड्स गुस्से में आपा खो बैठे और आपस में ही भिड़ गए। जब वे एक दूसरे को मारने में व्यस्त थे, राघव ने मौके का फायदा उठाया और अपनी मार्शल आर्ट्स तकनीक का इस्तेमाल कर दोनों को बेहोश कर दिया। उसने उनके पास से चाबियां छीनी और चुपचाप उस अंधेरी काल कोठरी से बाहर निकल गया। बाहर का मंजर और कड़ाके की ठंड। जैसे ही वो बेस के मुख्य दरवाजे से बाहर निकला, एक बर्फीले झोंके ने उसके शरीर को झकझोर दिया। राघव के शरीर पर कपड़े नहीं थे और बाहर चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ और ऊंची घाटियां थीं। ठंड इतनी थी कि हड्डियां कांप जाएं। राघव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि दुश्मन के सैनिक उसे ढूंढने के लिए हर तरफ फैल रहे हैं। वो नंगे बदन ही बर्फ के ढेर में छिप गया। उसकी त्वचा नीली पड़ने लगी थी, लेकिन अंदर प्रतिशोध की आग जल रही थी। वकील मामा का एक्शन। उधर वकील मामा ने उस फ्यूल सप्लायर को पकड़ लिया था
जिसने सिंडिकेट को ईंधन दिया था। वकील ने उसकी गर्दन दबाते हुए दहाड़कर कहा, अगर अगले 2 मिनट में तूने मुझे उस बर्फीली घाटी का रास्ता नहीं बताया तो तुझे मौत भी नसीब नहीं होगी। डर के मारे सप्लायर ने सारी लोकेशन उगल दी। वकील ने तुरंत यश और वीरेंद्र को इशारा किया, हमें डेविल्स ग्लेशियर की ओर निकलना होगा। राघव वहां अकेला है और उसके पास शरीर ढकने के लिए कपड़े भी नहीं होंगे। हमें जल्दी पहुंचना होगा। बर्फ में शिकार। राघव ने बर्फ में छिपकर एक गार्ड को दबोचा जो उसके पास से गुजर रहा था। उसने उसकी वर्दी छीनी और उसे पहन लिया। अब राघव के पास एक बंदूक और दुश्मन की वर्दी थी। विजय जब जेल पहुंचा और उसने देखा कि राघव भाग चुका है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा इलाका घेर लो, वो इस बर्फ में ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा, विजय ने चिल्लाकर आदेश दिया। लेकिन राघव अब शिकार नहीं, शिकारी बन चुका था। उसने एक बर्फीली चट्टान के पीछे से विजय को देखा और मन ही मन कहा, विजय, अब ये बर्फ ही तेरी कब्र बनेगी। कहानी का अगला रोमांचक मोड़। राघव अब दुश्मन की वर्दी में है और बर्फीले तूफान के बीच विजय को ढूंढ रहा है। उधर वकील मामा और वीरेंद्र हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचने ही वाले हैं।